गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पारस्परिकता प्रमेय का कथन तथा इसके प्रूफ के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं पारस्परिकता प्रमेय क्या है। इसका कथन है, द्विपार्श्विक एवं रेखीय प्रतिबाधाओं के जाल में एक स्रोत जिसका विद्युत वाहक बल E है, जाल के किसी एक लूप में स्थित है तथा वह जाल के दूसरे लूप में I धारा उत्पन्न करता है, तो उस स्रोत E को दूसरे पास में लगाने पर प्रथम पास में I धारा ही उत्पन्न होगी। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे हमने कोई जाल लिया, जाल में प्रतिबाधाएं कैसी होनी चाहिए, जैसा कि प्रमेय में लिखा है द्विपार्श्विक एवं रेखीय होनी चाहिए, यानी बायलैटरल और लीनियर होनी चाहिए। सभी प्रतिबाधाएं बायलैटरल और लीनियर होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, हमने एक टी जाल लिया है Z1, Z2, Z3, जिसमें क्या है, प्रतिबाधाएं हैं। ये प्रतिबाधाएं क्या होनी चाहिए, बायलैटरल तथा लीनियर होनी चाहिए। इस स्थिति में अगर इस जाल के किसी पास में, जैसा कि हमने दो लूप लिए, ये मान लो प्रथम लूप है और ये क्या है, सेकंड लूप है। फर्स्ट लूप में हमने एक विद्युत वाहक बल का स्रोत E लिया है। इसके कारण इस सेकंड लूप में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, किसी अन्य लूप की बात करें, जैसा कि इसमें दो ही लूप है, इसलिए ये अन्य लूप कौन सा होगा, यहां दूसरा लूप होगा। तो प्रथम लूप में विद्युत वाहक बल का स्रोत जिसका विद्युत वाहक बल E है लगा है, के कारण दूसरे लूप में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। अगर इस स्रोत को हटा करके यहां लगा दिया जाए, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, हमने इस स्रोत को हटा करके यहां लगा दिया, यानी इस चित्र में यह प्रदर्शित किया गया है। तो इस स्रोत के कारण, यानी ये पहले लूप में था तो दूसरे लूप में I2 धारा प्रवाहित हो रही थी। अब हमने स्रोत को हटा करके दूसरे लूप में लगा दिया, तो प्रथम लूप में भी उतनी ही धारा प्रवाहित होगी, यानी I2 डैश का मान I2 के क्या होगा, बराबर होगा। ये प्रमेय इसके बारे में बताता है। तो इसको प्रूव करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए थ्योरम को हमें क्या वेरीफाई करना होगा, I2 की वैल्यू I2 डैश के बराबर प्रूव करनी होगी। अगर ऐसा करने में हम सक्षम होते हैं तो थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। यानी किसी लूप के अंदर एक विद्युत वाहक बल का स्रोत E लगा है, इसके कारण दूसरे लूप में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I2 प्रवाहित हो रही है। अगर ये स्रोत दूसरे लूप में लगा दिया जाए तो पहले वाले लूप में भी उतनी ही धारा प्रवाहित होगी। जैसा कि हमने ऐसा किया है कि विद्युत वाहक बल का स्रोत यहां लगा दिया, तो इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, I2 डैश प्रवाहित हो रही है, जो कि इसके क्या होगी, बराबर होगी। ये प्रमेय इसके बारे में बताता है। यानी हमें क्या सिद्ध करना होगा, I2 बराबर I2 डैश प्रूव करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किरचॉफ के नियम काम में लेंगे। चलिए हम इस फर्स्ट लूप में हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं, तो क्या मिलेगा देखें। E इस लूप में क्लॉकवाइज चलते हैं, धारा भी क्लॉकवाइज बह रही है, तो क्या आएगा, ये धारा नहीं है, क्या है, लूप है, फर्स्ट लूप है, और ये क्या है, सेकंड लूप है। यहाँ धारा कितनी है, I1 है। तो क्या मिलेगा, E इंटू Z1 I1 माइनस Z3 I1। लेकिन देखिए हम लूप में इस तरफ चल रहे हैं और ये धारा I2 Z3 में ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो ये पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Z3 इंटू I2 बराबर क्या हो जाएगा, किरचॉफ के नियम से 0 हो जाएगा। या फिर हम यूं कहते हैं कि E बराबर क्या मिलेगा, Z1 प्लस Z3 इंटू I1 प्लस नहीं माइनस Z3 इंटू I2। अब हम दूसरे लूप में किरचॉफ का नियम लगाते हैं। I2 धारा क्लॉकवाइज बह रही है और क्लॉकवाइज ही हम लूप में चलते हैं, तो क्या मिलेगा देखें, इसमें लगाएं किरचॉफ का नियम। Z2 पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, माइनस Z2 I2 माइनस Z3
I2, और ये धारा हम चल रहे हैं इस तरफ और ये धारा I1 नीचे की ओर आ रही है इस Z3 इम्पीडेंस के अंदर, तो क्या मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव Z3 I1 बराबर 0। इसको सरल कर लें तो क्या मिलने वाला है, 0 बराबर Z3 इंटू I1, और ये आ जाएगा माइनस, यहाँ से I2 कॉमन आ जाएगा, Z2 प्लस Z3 इंटू I2। अब हम क्या करेंगे, हमें I2 का मान निकालना है, इसलिए इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको मैं अब मिटा देता हूँ। इसके लिए I2 का मान ज्ञात करने के लिए हम I1 का गुणांक सेम करेंगे। तो इसको किससे गुणा करें, इसको गुणा करेंगे इस समीकरण को Z3 से, तथा इस समीकरण को किससे करेंगे Z1 प्लस Z3 से, ताकि I1 का गुणा क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो ये जो समीकरण है जिसको क्या कहते हैं हम A कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं 2, यानी समीकरण 1 को तो हम Z3 से गुणा करेंगे तथा समीकरण 2 को Z1 प्लस Z3 से गुणा करेंगे। तो क्या मिलेगा, देखें E इंटू Z3 से गुणा कर रहे हैं समीकरण को, और ये आ जाएगा Z1 प्लस Z3 इंटू Z3 I1 माइनस Z3 का स्क्वायर इंटू I2, और इस समीकरण को किससे गुणा करनी है, Z1 प्लस Z3 से। तो क्या आएगा, देखें 0 बराबर Z1 प्लस Z3 पहले से है इंटू I1 माइनस साइन के साथ Z1 प्लस Z3 से गुणा कर रहे हैं, तो यह आ जाएगा Z2 प्लस Z3 इंटू I2। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में से ये समीकरण घटा देंगे, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई। जोड़ें तो ये क्या मिला, E Z3 बराबर, देखिए इस टर्म में ये टर्म जुड़ेगी तो क्या होगा कि I2 कॉमन आ जाएगा, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 स्क्वायर। अब इस टर्म में इस टर्म को जोड़ देते हैं, तो क्या आएगा Z3 स्क्वायर, और I2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो Z3 स्क्वायर से Z3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। I2 की वैल्यू आई है हमारे पास E इंटू Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये टर्म मैंने आगे पीछे लिख दी, जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो E Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 I2 की वैल्यू आई, और ये वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं। I2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है, E Z3 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अब हम क्या करेंगे, I2 डैश की गणना करेंगे, ताकि हम I2 डैश और I2 को बराबर दर्शा सकें। इसके लिए हम इस लूप में पहले किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो क्या मिलेगा, देखें इस तरफ चलें लूप में, तो क्या आएगा E इंटू माइनस Z2 I1 डैश माइनस Z3 I1 डैश, और ये धारा हम चल रहे हैं इस तरफ और ये धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है विपरीत दिशा में, इसलिए ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या आएगा, पॉजिटिव Z3 इंटू
I2 डैश बराबर क्या आ जाएगा 0। और इसको सरल करें तो आ जाएगा Z2 प्लस Z3 I1 डैश माइनस साइन के साथ Z3 I2 डैश। अब हम क्या करेंगे, इस लूप में किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो क्या मिलेगा देखें, यहाँ से शुरू हो जाते हैं, माइनस Z1 I2 डैश। धारा की दिशा में ही चल रहे हैं हम, चारों लूपों में धारा की दिशा में ही चल रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा I2 डैश, क्योंकि हम इस तरफ चल रहे हैं और ये धारा है Z3 में I1 डैश है, वो नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Z3 I1 डैश बराबर क्या आ जाएगा 0। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 0 बराबर आ जाएगा Z3 I1 डैश माइनस साइन के साथ Z1 प्लस Z3 I2 डैश, ये प्राप्त हुआ। अब इन दोनों समीकरणों को हटा लेते हैं। अब क्या करेंगे, I2 डैश की गणना के लिए इस समीकरण को Z3 से तथा इस समीकरण को किससे गुणा करेंगे Z3 से, तथा इस समीकरण को किससे गुणा करेंगे Z2 प्लस Z3 से। तो क्या मिलेगा देखें, इसको गुणा करना है Z3 से, तो E इंटू Z3 Z2 प्लस Z3 इंटू Z3 I1 डैश माइनस Z3 से गुणा होगा तो Z3 का स्क्वायर I2 डैश। इसको गुणा करनी है Z2 प्लस Z3 से, तो 0 बराबर Z2 प्लस Z3 पहले से है I1 डैश माइनस साइन के साथ Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 I2 डैश। अब समीकरणों को साइन चेंज करके जोड़ देते हैं। ये क्या हो गया, ये टर्म जोड़ेंगे तो कैंसिल आउट हो रही है और ये बचेगा E Z3 बराबर, यहाँ से देखिए I2 डैश कॉमन आ रहा है और इसकी आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आएगा हमारे पास Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 स्क्वायर, और यहाँ से I2 डैश कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें, तो ये टर्म रह गई माइनस Z3 स्क्वायर I2 डैश, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो I2 डैश की वैल्यू क्या आई, I2 डैश की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास EZ3 अपॉन Z1 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो देखिए दोनों धाराएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार पारस्परिकता प्रमेय है वो सत्यापित हो जाता है। यानी किसी लूप में हम जिसमें विद्युत वाहक बल का स्रोत स्थित है के कारण किसी अन्य लूप में धारा प्रवाहित होती है, जितनी भी प्रवाहित होती है, अगर उस स्रोत को उठा करके इस लूप में हम लगा दें तो पहले जिसमें ये स्रोत था उसमें भी उतनी ही धारा प्रवाहित होगी, जैसा कि हमने यहाँ पर प्रूव किया। तो ये था पारस्परिकता प्रमेय तथा इसका प्रूफ।